आघूर्ण की गणना चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार लूप पर। इसके पहले आपको याद हो तो डेरिवेशन जो ये था कि एक हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह का, और इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर एक आयताकार लूप था। इस आयताकार लूप की ये वाली जो चौड़ाई थी और ये लंबाई थी। तो अब ये जो चौड़ाई है, आगे भी चुंबकीय क्षेत्र है इसमें इस तरह से, तो इधर वाली जो चौड़ाई है इसी चौड़ाई के सिर्फ यहाँ पर इस चित्र में यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है, यानी एक कुंडली है या एक लूप है और लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। लूप के तल का अविलंब, लूप के तल का अविलंब मतलब हो गया है कि लूप का जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एक अविलंब है, वो अविलंब जो है आपका ए है और वो चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर है। तो अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली जो है, अगर कुंडली ऐसी है तो इसका एक पृष्ठ है, पृष्ठ का इधर जो होगा वो अविलंब होगा। अगर ऐसी कुंडली रखी है तो इधर ही अविलंब है और इसी तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो दोनों के बीच का कोण तो 0 है। लेकिन स्थिति इस तरह की है कुंडली की, और आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है कि लंबाई है और ये चौड़ाई, यानी पृष्ठ का जो अविलंब है वो तो ऐसा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा डिग्री है। तो ये कुंडली की चौड़ाई है, लूप की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है। चुंबकीय क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है तो हम कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता b है और BC जो है वो आपका एक हिस्सा है उस लूप का जिसे हम चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई b है। अब जब किसी भी धारा, इस और इसमें से धारा प्रवाह हो रही है, हमने आपको पहले इसको बताया था कि जब किसी भी लूप में से धारा प्रवाहित होती है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। तो बल आघूर्ण में क्या होता है, हम देखते हैं कि बल आघूर्ण होता क्या है। बल आघूर्ण जो है, जैसे कि अगर हमें किसी वस्तु को, जैसे मान लो यहाँ एक किताब है, इस वस्तु को, किताब को हमें आगे ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बल लगाना पड़ेगा। तो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से किसी वस्तु को अपने ही स्थान पर हमें घुमाने के लिए बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। बल में सिर्फ एक बल होता है, बल आघूर्ण में 2 बलों का जोड़ा होता है। जैसे कि हम इस पेन को है, अगर हम इसको पेन को आगे चला रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। एक बल इस दिशा में, दूसरा बल इस दिशा में। जब हम घरों में पानी की टोटी होती है तो उसको इस तरह से घुमाते हैं तो एक उंगली से बल इधर लगाते हैं, एक उंगली से बल इधर लगाते हैं। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण 2 बलों का जोड़ा होता है और उन बलों के जोड़े से वस्तु घूमने का प्रयास करती है, जिसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल से वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बल आघूर्ण से वस्तु एक ही स्थान पर किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं ये चौड़ाई b, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसका अविलंब कोण थीटा बना रहा है। ये जो रेखा है ये चुंबकीय क्षेत्र की है, ये जो रेखा है वो पृष्ठ के अविलंब की है, क्षेत्रफल की है, क्षेत्रफल अविलंब जो है, और ये थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। हम क्या देख रहे हैं कि बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है, दोनों में से कोई एक बल, पहले वाली स्थिति में F3 बल बिंदु B पर ऊपर की तरफ लग रहा था जिसका मान ILB था, और C बिंदु पर F4 लग रहा था जिसका मान भी ILB था। दोनों बल एक ही वस्तु पर लग रहे हैं, बराबर और विपरीत है। जैसे ये है, इस पर एक बल ऐसे लग रहा है और दूसरा बल ऐसे लग रहा है, तो इस तरह से 2 बल लग रहे हैं इस पे। जैसे एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया, तो 2 बल इस पर लग रहे हैं बराबर विपरीत। जब किसी वस्तु पर 2 बल बराबर विपरीत दिशा में हो, उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो तो बलयुग्म का निर्माण करते हैं। बलयुग्म के कारण वस्तु घूमने लगती है, जिसे हम उस वस्तु का बल आघूर्ण कहते हैं, जिससे वो घूमती। कैसे याद करते हैं, सूत्र, आयताकार लूप पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर दोनों में से कोई एक बल, और दोनों में से कोई एक बल का परिमाण या एक बल का मान इंटू लंबवत दूरी।
तो दोनों में से कोई एक बल, चाहे F3 हो चाहे F4, F3 का मान भी IL भी है, F4 का मान भी IL भी है। दोनों के बीच की देखो लंबवत दूरी CQ। अब देखो लंबवत दूरी हम किसे कहेंगे, हमने एक बार यहाँ दर्शाया है, वापस से दर्शा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो कि ये जो लूप है इसकी चौड़ाई ये B है, ठीक है। इस बिंदु पर बल लग रहा है, इसे हमने F कहा, इस पे लगा इसे भी हमने F कहा। हमें ज्ञात करना है इनके बीच की लंबवत दूरी। तो देखो कैसे करते हैं, इस बल को जो F3 है इसकी जो रेखा है, क्रिया रेखा है, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और ये जो F4 है इसकी क्रिया रेखा को भी हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु से या इस बिंदु से हम दोनों रेखाओं के बीच में क्या कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। तो इस तरह से ये जो लंबवत दूरी होती है वही कहलाती है दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो हमने क्या किया है, यहाँ चित्र में देखें, ये रही B, इसे अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसे हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, दोनों पे हमने ये क्या कर दिया, लंब। तो ये वाली जो दूरी CQ, ये क्या है, ये वाली दूरी CQ, ये क्या है, लंबवत दूरी। तो हमें CQ का मान याद करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, दोनों में से एक बल हो गया ILB और B sin थीटा इंटू CQ। अब CQ का मान B sin थीटा कैसे आया, हम यहाँ से देखें, ये हमारे पास एक त्रिभुज है जैसा कि समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज को हम थोड़ा सा वापस आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये थीटा कैसे आया। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना है, थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल A है, और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये कोण थीटा है। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 में से इतना कम हो गया तो क्या बचा, ये 90 माइनस थीटा। क्या बचा, 90 माइनस थीटा। तो इधर वाला जिसे हमने अल्फा लिखा है वो क्या है, वास्तव में 90 माइनस थीटा है। जब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, इन दोनों को जोड़ दो, 180 में से घटा दो, तो ये जो मान आएगा वो थीटा आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये 90 माइनस ये आपका 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा, ठीक है, और इन दोनों का योगफल 90 होने के लिए इस कोण का मान क्या होना चाहिए, थीटा। ये कट जाएगा तो कहाँ है, 90। तो इसका मतलब है ये वाला कोण क्या है, 90 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि उस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है, कोण B, ये जो कोण B है ये वाला, वो थीटा है। ये बिंदु B है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु C है। कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, जो कि हमने यहाँ लिखा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बराबर क्या होगा, अपॉन 1 कर लो, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन 1, लंब का मान है CQ, कर्ण का मान B है, तो CQ बराबर B इंटू साइन थीटा। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा, ये भी साइन थीटा आ जाएगा CQ की जगह। अब क्या किया, I और B को एक साथ लिखा, L और B को एक साथ लिखा है, और साइन थीटा। L इंटू B क्या है, A, L भी लंबाई इंटू चौड़ाई, लूप का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को हम A के द्वारा दर्शा रहे, तो ये A आ गया LB की जगह। तो टाउ बराबर IAB साइन थीटा। ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 आया। अब हम ये देख रहे हैं कि अभी तो लूप हमने एक फेरा लिया है। अगर ऐसा हो कि लूप की जगह n फेरे हो, कुंडली हो, कैसी कुंडली हो, ऐसी कुंडली हो, एक फेरा फिर दूसरा फेरा फिर तीसरा फेरा, ऐसी एक ही जगह जैसे स्प्रिंग होती है इस तरह की कुंडली। अगर हम कहें लूप की जगह एक n फेरों वाली आयताकार कुंडली अगर ली जाए, तो ऐसी स्थिति में एक फेरे के कारण इतना, तो n के कारण n गुना हो जाएगा। 1 रुपये में आती है 10 चीजें, तो 10 में कितनी आएंगी, 10 इंटू 10, तो 10 गुना हो जाएगा। तो एक लूप के कारण, एक फेरे के कारण इतना आ रहा है बलागुण, तो n फेरे के कारण कितना आएगा, n का इसमें गुना हो जाएगा। तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। अब जो NIA है, NIA फेरों की संख्या, विद्युत धारा का मान और क्षेत्रफल, इन तीनों का गुणनफल जो होता है
किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो हम चुंबकीय आघूर्ण को m के द्वारा दर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आ गया चुंबकीय आघूर्ण m, b की जगह b, NIA किसकी जगह आया, की जगह क्या आया, m, फिर b साइन थीटा। तो टाउ बराबर m b साइन थीटा। इस सूत्र को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सूत्र है टाउ बराबर m b साइन थीटा। ऐसे एक सूत्र हमने विद्युत में पढ़ा है टाउ बराबर p e साइन थीटा। हम इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ टाउ है तो यहाँ भी टाउ है, यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा। तो यहाँ P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम सिर्फ चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं अगर हम तुलना करें विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर से। अगर इसी चीज को हम सदिश के रूप में लिखें, हम सदिश के रूप में क्या जानते हैं, ये सदिश है, दूसरा सदिश है और साइन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं हम a क्रॉस b। तो सदिश रूप में टाउ बराबर m क्रॉस b। इस तरह से हम सदिश रूप में भी इस बल आघूर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद आपके अब हम क्या देखते हैं कि ये जो थीटा था, अगर थीटा की जगह इधर वाला जो बचा हुआ कोण अल्फा है, यानी लूप के तल और बी के मध्य का कोण हम आपको बता चुके हैं थीटा है। अल्फा का मान 90 माइनस थीटा और थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। देखो यहाँ से अल्फा बराबर 90 माइनस थीटा और यहाँ से हमने हटा दिया माइनस, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर उधर पहुँच गया 90 माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो अब अल्फा बराबर अगर 90 माइनस थीटा है तो थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो जहाँ पे ये थीटा था एम बी साइन थीटा, तो एम बी साइन थीटा, थीटा की जगह लिखा हमने 90 माइनस अल्फा। हम जानते हैं साइन 90 माइनस अल्फा बराबर होता है कॉस अल्फा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस अल्फा बराबर कॉस अल्फा, तो टाउ बराबर एम बी कॉस अल्फा। अब हम देखते हैं इस बल आघूर्ण की विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ देखो क्या कहती हैं। विशेष स्थितियाँ ये कहती हैं कि यदि थीटा का मान मान लो 0 डिग्री हो, 0 का मतलब ये पृष्ठ का जो अविलंब है, अभी जो थीटा कोण बना रहा है, ये कुंडली घूम के ऐसे आ जाए, ऐसी रखी हो, इसी तरफ A है इसी तरफ B है, तो दोनों के बीच का कोण 0। यह कुंडली ऐसी ना हो के पूरी अभी ऐसी घूमी है, अभी पूरी ऐसी घूम जाए, तो इधर आ जाए पृष्ठ का क्षेत्रफल A और इधर रहे B, तो A और B का बीच का कोण, इधर B और इधर A, इनके बीच का कोण 180 डिग्री। एक तो स्थिति है, दूसरी B इधर ही A, तो इस स्थिति में थीटा बराबर 0। तो या तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो ऐसे में जो बल आघूर्ण होगा वो होगा टाउ बराबर एम बी साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है, 0 का गुणा इस पूरे एम बी में करोगे तो 0 आएगा। चूंकि इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान सबसे कम होता है, वो सबसे कम मान 0 होता है, तो इसे हम MIN लिखते हैं। MIN का मतलब है मिनिमम, मिनिमम कहते हैं न्यूनतम को, तो मिनिमम के लिए शुरू के अक्षर ले लिए MIN, तो ये टाउ मिन लिखते हैं, मिनिमम यानी न्यूनतम आ गया। और ये साइन 0 रखोगे तो भी आएगा, साइन 180 का मान भी 0 होता है तो भी इतना ही आएगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी ये जो लूप है वो भी ऐसे घूम जाए, तो यहाँ A आएगा इधर B आएगा, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ऐसी स्थिति में टाउ का जो मान होगा एम बी साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो एम बी इंटू 1 क्या आएगा एम बी। ऐसी स्थिति में टाउ जो होगा वो सबसे अधिकतम होगा, और इस स्थिति में इस कुंडली पर, इस लूप पर सबसे ज़्यादा बल आघूर्ण लगेगा, जिसे हम टाउ मैक्स लिख रहे हैं। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, जैसे मिन का मतलब मिनिमम था, इसी तरह मैक्स का मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम माने अधिकतम। तो हम अधिकतम को मैक्स लिखते हैं और न्यूनतम को मिन लिखते हैं। तो अब हम क्या पढ़ना है, धारा मापी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हर शब्द में उसका अर्थ छुपा होता है। धारा मापी माने मापने वाला, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का संसूचन करती है। संसूचन यानी पता लगाना। तो पता लगाने में दोनों चीज़ें हो सकती है। पता लगाएगा तो ये पता लगाएगा कि हाँ कितना, या ये लगाएगा कि हाँ है या नहीं है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए या संसूचन के लिए उपयोग में लाए जाने वाली युक्ति को हम धारामापी कहते हैं। अंग्रेजी में धारामापी को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। गैल्वेनोमीटर में हम क्या लेते थे? ऐसा संकेत देते थे और जी लिख देते थे। जी होता है उस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है और ये संकेत के रूप में हम गैल्वेनोमीटर को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया? धारामापी। अब धारामापी हम जो देखते हैं, प्रयोग में लाते हैं, धारामापी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। चल कुंडली धारामापी, चल चुंबक धारामापी। जितने भी धारामापी होते हैं उसमें मुख्य रूप से दो ही चीजें होती हैं। और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए पर मुख्य रूप से दो रहती हैं। एक क्या रहती है? कुंडली रहती है, और एक क्या रहता है? चुंबक रहता है। चल कुंडली और ये चल चुंबक दो तरह के ना। तो एक तो क्या रहता है, मतलब धारामापी के दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं महत्वपूर्ण। वो क्या होते हैं? एक कुंडली, ठीक है, और दूसरा होता है चुंबक, ठीक है। अब इस आधार पर भी दो तरह के धारामापी, चल कुंडली धारामापी, चल चुंबक है। यानी एक बार क्या होता है, एक धारामापी में कुंडली तो स्थिर रहती है और चुंबक घूमता है। एक में क्या रहता है? चुंबक स्थिर रहता है, कुंडली घूमती है। इस आधार पर इनके नाम रखे गए हैं धारामापी के। तो एक धारामापी पहला चल कुंडली धारामापी, यानी इस धारामापी में कुंडली लिखा है, चुंबक नहीं लिखा है। इसमें चुंबक भी होगा लेकिन कुंडली घूमती है। चल कुंडली यानी कुंडली चलेगी और धारामापी में, तो चल कुंडल धारामापी में ऐसा धारामापी जिसमें कुंडली घूमती है और चुंबक स्थिर रहता है, ऐसे धारामापी को हम चल कुंडली या चल कुंडल धारामापी कहते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा है चल चुंबक धारामापी, इसमें चुंबक घूमता है। इसमें क्या घूमेगा? चुंबक घूमेगा। तो इस तरह के धारामापी में कुंडली स्थिर रहती है लेकिन चुंबक घूमता है। तो इस तरह की धारामापी को हम चल चुंबक धारामापी कहते हैं। अब हमारे कोर्स में जो है वो चल चुंबक नहीं है, चल कुंडल धारामापी है। तो अब चल कुंडल धारामापी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला होता है निलंबित कुंडली धारामापी, दूसरा होता है कीलकित कुंडली धारामापी। अब निलंबित कुंडली का मतलब समझ जाए। नाम में हमने क्या कहा है? अर्थ छुपा है। निलंबित का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंशन। कोई सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो गया। सस्पेंशन मतलब लटकने वाली चीज। अगर हम किसी वस्तु को किसी आधार से ऐसे लटका दें तो वो क्या कहेंगे कि वो निलंबित हो रही है। तो निलंबित कुंडली धारामापी में कुंडली को किसी फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती की सहायता से, फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार की सहायता से किसी दृढ़ आधार से दो चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच लटका दिया जाता है, जिसकी बनावट अगले हम वीडियो में आपको बताएंगे कल। तो निलंबित कुंडली धारामापी में कुंडली निलंबित रहेगी और कीलकित माने दो कीलों के बीच स्प्रिंग की सहायता से कुंडली जुड़ी रहती है, उसे हम कीलकित कुंडली धारामापी कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझा दें आपको। इसमें कुंडली निलंबित रहती है यानी लटकी रहती है, इसलिए हम निलंबित कुंडली धारामापी कहते हैं। इसमें कुंडली जो है दो कील रहती हैं, दो कील में स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग के बीच ये कुंडली जुड़ी रहती है, इसलिए इस धारामापी को कीलकित कुंडली धारामापी कहते हैं। तो इस तरह से हम धारामापी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। निलंबित कुंडली धारामापी का संरचना कैसी होती है और किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं, क्या सिद्धांत होता है।